सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक आज के टाइम में बिजनेसमैन करते हैं वो ये सोचते हैं कि दुबई इज 100% टैक्स फ्री। दुबई 100% आज के टाइम में टैक्स फ्री नहीं है, वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है। इंडिया में अगर आप कोई कंपनी ओपन करते हैं तो इतने कंप्लाइंसेज है, आपको रिटर्न फाइल करनी है क्वार्टरली, मंथली, उसके बाद आपका स्लैब्स हैं इनकम के, हर चीज है। लेकिन दुबई में आपको सिर्फ एक सिंपल रिटर्न फाइल करनी है। सपोज हम कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और एक वही कंपनी हम दुबई में भी सेटअप करना चाह रहे हैं, तो इसकी कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस रहेगा? दुबई में तो सांस लेने के ही पैसे। अगर आपको इंडिया में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है 40 से 50,000 में मेरे हिसाब से कंपनी इजीली इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जिसके अंदर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट असिस्टेंस तक भी आ जाता है। बट लेकिन अगर आप दुबई की बात करो तो वहाँ 15,000 दिरहम लाइसेंस फीस है एक साल की। तो वो आप इंडिया से कंपेयर कर लो, 4-4.5 लाख रुपए तो वही हो गया। उसके अलावा वहाँ का वीजा की कॉस्ट, वहाँ पे जो रेंट एग्रीमेंट होता है जिसको वहाँ पे इजारी कहा जाता है, उसकी कॉस्ट, वो सब मिला के एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का खर्चा ही है 5.5-6 लाख मिनिमम। और यहाँ पे अभी मैंने जो कंसल्टेंट है उसकी फीस तो डाली नहीं है। आपने कोई नई कंपनी बनाई, वहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि आपको 90 डेज के अंदर अंदर कॉर्पोरेट टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना है। 91 डेज हो गए, आपकी 10,000 दिरहम की पेनल्टी है। लोगों को लगता है कि वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लोगों को लगता है वहाँ पे कोई लॉ नहीं है। दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स की कंप्लाइंस, वैट की कंप्लाइंस और ऑडिट की कंप्लाइंस करना मैंडेटरी है। फ्री जोन के अपने रूल है, ऑडिट कंप्लाइंस के अपनी लिमिटेशन है, और मेन लैंड में मैंडेटरी है। Hello everyone, this is our first episode of the podcast. I'm your host CA Preeti Goyal. In this episode, we have CA Ashish Goyal, who is a managing partner and co-founder of Ashish Goyal and Company Chartered Accountant, and also a partner in Corp Acumen Global Consultancy LLC UAE. If you want to know about the business setups in Dubai and legal compliances like corporate tax, VAT, so this podcast is going to be very useful to you. Let's start the episode. आशीष जी, जैसे आपको पता है हम दुबई के बारे में बात कर रहे हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ दुबई इज मोस्ट प्रेफरेबल बिजनेस हब फॉर द एंटरप्रेन्योर्स एंड द इन्वेस्टर्स? देखो, आज के टाइम में जो दुबई है वो टॉप मोस्ट बिजनेस हब बना हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। इट इज कनेक्टेड विद द अफ्रीका एंड साउथ एंड एशिया एंड वेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वहाँ की जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एनवायरनमेंट है, वो इन्वेस्टर्स को भी और साथ में एंटरप्रेन्योर्स को भी अपनी तरफ खींचता है। इसके अलावा वहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है विच इज नो टैक्स और लो टैक्स, वो पॉलिसीज इंडिया को कंपैरिजन करने में, अगर या किसी भी कंट्री को कंपैरिजन करने में, हमेशा से ही एंटरप्रेन्योर्स को अपनी तरफ खींचती है। जो उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर रखा है, जिस तरीके से टैक्सेस को इजी ऑफ डूइंग बिजनेस कर रखा है, उनकी रिटर्न्स को अगर हम देखें आज के टाइम में, उनकी कॉर्पोरेट टैक्स के रिटर्न्स को देखें या उनकी वैट के रिटर्न्स को देखें, तो वो इतनी सिंपली, वो इजीली रेडी हो रही है कि लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे इजी ऑफ डूइंग बिजनेस है और यू आर गोइंग टू ग्लोबल। तो दैट इज व्हाई दुबई अट्रैक्ट so many entrepreneurs and so many investors to invest there. That is the main. Okay. Can you please explain how Dubai offered advantages for setting up the business as compared to India? Yes, of course. There is so many advantages for setting up and your entrepreneur, yeah, your company in Dubai. फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू आर अर्निंग इंडिया में कोई इनकम अगर आपकी होती है तो आपको 40% तक भी इंडिविजुअल को स्लैब जो है वो जाती है वहां तक। पर दुबई में आज भी इंडिविजुअल पे 0 टैक्स है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, 3,75,000 दिरहम तक जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो इंडिया में जो फ्लैट टैक्स है 25%, 30% एट द केस में भी, इफ यू आर एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट लेकिन अगर आप दुबई से उसका कंपैरिजन करते हैं तो दुबई में 3,75,000 दिरहम तक तो आपकी इनकम ही एग्जम्प्ट है। उसके बाद आपको टैक्स देना है 9% ओनली 9%, विच इज फ्लैट। तो अगर ये दो बेनिफिट अगर देखे जाएं, जो इंडिविजुअल पे 0% है और कॉर्पोरेट टैक्स पे आफ्टर 3,75,000 दिरहम, विच इज ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज इन इंडिया, उस एग्जम्पशन के बाद आप 9% दे रहे हो, तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। दैट इज द मेन इशू। उसके अलावा जो कंप्लाइंसेस हैं, इंडिया में अगर आप कोई कंपनी ओपन करते हैं तो इतने कंप्लाइंसेस है, आपको रिटर्न फाइल करनी है क्वार्टरली, मंथली, उसके बाद आपका स्लैब्स हैं इनकम्स के, हर चीज है। लेकिन दुबई में आपको सिर्फ एक सिंपल रिटर्न फाइल करनी है, और साथ में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट 100% ओनरशिप। आज से अगर मैं कंपैरिजन करूं 8-10 साल पहले की, तो उस टाइम पे अगर आपको दुबई में कंपनी बनानी है तो आपको वहां का लोकल एक इमराती बंदा चाहिए होता था। बट लेकिन टू ओपन द गेटवे टू द ग्लोब,
100% ओनरशिप की कंपनी अब बनानी अलाउ कर दी है। दैट मीन्स अगर आज मेरे को दुबई में कंपनी बनानी है तो मुझे वहां के लोकल इमराती बंदे की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली जाऊंगा, वहां पे अपनी कंपनी बनाऊंगा, वहां की एमिरेट आईडी लूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। दैट इज द मेन ब्यूटी ऑफ सेटिंग अप अ कंपनी इन दुबई एज कम्पेयर टू इंडिया। Can you please explain your experience working with your clients? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अभी तक क्या होता था कि एक, अब ऐसे मेरे को क्लाइंट का नेम तो डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं है, बट लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप यकीन मानोगे इंडिया में लोगों ने कंपनी जिसने बनाई, अगर मैं एक स्टार्टअप की बात करूं तो जिसने इंडिया में कंपनी बनाई वो क्या करता था, वो दुबई में एक कंपनी बना के रखता था। आज से अगर 7-8 साल पहले, 10 साल पहले की बात करूं, और सिर्फ इस नाम पे अपने ब्रांड को बेचते हैं लोग कि हम ग्लोबल हैं, हमारी दुबई में कंपनी है। और आज मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो 10 साल से एक ब्रांड को चला रहे हैं, स्टार्टअप को, और वो दुबई में काम नहीं कर रहे, सिर्फ वहां पे कंपनी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। पर आज के टाइम में उन्होंने दुबई में काम करना शुरू कर दिया, उनको वहां से रेवेन्यू आने लग गया, और उन्होंने हमारे को अप्रोच किया वहां के ऑडिट के लिए। उनकी कंपनी डीएमसीसी फ्री जोन में है, तो उन्होंने हमारे को अप्रोच किया कि आप हमारा काम करो। दैट मीन्स अभी तक वो जिस आइटम को यूज कर रहे थे, जिस कंपनी को वो यूज कर रहे थे, इसलिए सिर्फ फॉर देयर मार्केटिंग पर्पसेस दैट वी आर ग्लोबल, अब उनको वहां से लालच आने लगा है वहां की इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को देख के कि अब हमारे को वहां से भी इनकम चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनका, बहुत सारी कंपनीज है जिनका हम काम करते हैं। और उसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक कंपनी है हमारे पास जिनका 25 कंट्रीज में सेटअप है, और उनकी एक कंपनी का हमने यहाँ पे काम करना शुरू करा है, उनकी दुबई एंटिटी का। और उसके अंदर वो एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग आउटसाइड दुबई से वो कनाडा में सर्विसेज दे रहे हैं। तो उस तरीके का काम जो कर रहे हैं वो, उससे आप लगा लो कि पूरा ग्लोब ओपन है वहां पे। और टैक्सेशन रिफॉर्म्स इतने अच्छे हैं कि दे आर वेरी गुड एंड दे आर अर्निंग सो मच मनी फ्रॉम देयर। People oftenly call कि Dubai is a tax friendly. So in terms of corporate tax, how it is friendly? देखो, कॉर्पोरेट टैक्स का इंट्रोडक्शन दुबई में हुआ था 2023 में। उससे पहले अगर आपकी दुबई में कोई कंपनी थी तो उसके ऊपर टैक्स नहीं था। अब इसको हम 2 या 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है और इसकी लेवेबिलिटी क्या होती है। कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है वहां पे वो है 9%। 9% कब? जब आपकी इनकम ओवर एंड अबव 3,75,000 दिरहम होती है तो कॉर्पोरेट टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा अगर हम कमिंग बैक टू द इंडिविजुअल टैक्सेशन आए, तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स का इन्होंने नाम दिया, वो क्यों दिया? क्योंकि ये अभी इन्होंने कॉर्पोरेट से लगाया है, अभी इंडिविजुअल पे आया नहीं है। तो इंडिविजुअल पे तो आज भी वहां 0% है। दैट मीन्स अगर आपने एज अ इंडिविजुअल वहां पे कोई सैलरी अर्न करी, कोई कमीशन अर्न करी, कोई भी इनकम अर्न करी, आपके ऊपर 0 टैक्स। मेन पॉइंट। अब कॉर्पोरेट्स को कैसे बेनिफिट मिला? वहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है चीजें। एक होता है फ्री जोन, एक होता है मेनलैंड। फ्री जोन में क्या होता है, अगर आपकी इनकम क्वालिफाइंग करती है फ्री जोन एक्टिविटी में तो आप पे 0 टैक्स। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स हो तो भी, तो आप पे 0 टैक्स। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप चूज करते हैं और उसको चूज करके आप फ्री जोन में अगर अपनी कंपनी बनाते हैं तो आपको कॉर्पोरेट अगर आप हैं तो भी आपको टैक्स नहीं लगना। दैट इज द मेन बेनिफिट। इसके अलावा कमिंग बैक टू द वैट, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से, तो इंडिया में 5%, 12%, 18%, 28%, 40%, 5 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं। वहां पे क्या है, सिंपल फ्लैट 5% है, विच इज वेरी लो। तो अगर हम आपके सवाल की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स और वैट दोनों वहां पे इतना इजी है चलाना कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द मेन पॉइंट। सर हमने इतनी बात करी, उसमें 2 बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं बार बार जो आ रहे हैं, फ्री जोन एंड मेनलैंड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दुबई बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ है, फ्री जोन और मेनलैंड। फ्री जोन में क्या होता है कि दे हैव डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स। वहां पे क्या होता है, उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस है हर फ्री जोन की। लेकिन मेनलैंड में क्या होता है कि वहां पे जो मेन दुबई गवर्नमेंट है उनके रूल्स रेगुलेशन है।
पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों में 100% ओनरशिप की कंपनी बनाना आपके लिए अलाउड है, बट लेकिन मेनलैंड में आपको जो आपकी कॉर्पोरेट टैक्स की जो इनकम होती है उस पर 3,75,000 के बाद 9% देना है। और फ्री जोन में बेनिफिट क्या है, अगर आपकी इनकम क्वालिफाइड फ्री जोन में आती है तो क्वालिफाइड फ्री जोन एक्टिविटीज वहां पे मेंशन्ड है कि कौन कौन सी क्वालिफाइड फ्री जोन एक्टिविटीज हैं, और अगर आपको वो उस इनकम को अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपको जीरो टैक्स है। Okay. उसके अलावा मेन, अगर आपकी कंपनी फ्री जोन में है तो आप जो बिजनेस है वो विद इन फ्री जोन करो। अगर आपको मेनलैंड में काम करना है तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए वहां पे काम करने के लिए, पर अगर आप मेनलैंड में हो तो यू आर फ्री टू डू बिजनेस एनीवेयर इन यूएई। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि फ्री जोन वाले सिर्फ फ्री जोन में काम करेंगे, मेनलैंड वाले कहीं भी काम करेंगे। ये मेन डिफरेंस है फ्री जोन और मेनलैंड। सर जैसे आपने बोला फ्री जोन में बिजनेस कर सकते हैं, तो कितने तरह के फ्री जोन्स हैं यूएई में? दुबई में फ्री जोन है 7 या 8 तरीके के। तो फ्री जोन और मेनलैंड को हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फ्री जोन जो है वो एक अलग से एरिया बन गया जिसके अपने रूल्स हैं, अपने बायलॉज हैं। तो वो रूल्स जो हैं वो किसने बनाए हुए, मतलब वहाँ पर? वो एज डिस्कस विद द यूएई गवर्नमेंट। ओके। जैसे क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको फ्री जोन में काम करना है तो आप B2B अगर काम करना है तो आप फ्री जोन में काम कर सकते हो, बट लेकिन अगर आपको दुबई की जनता को केटर करना है, आपको लोकल B2C काम करना है, तो आपको कंपनी मेनलैंड में बनानी पड़ेगी। ये रूल्स है। इस तरीके के एक गिवन एग्जांपल दिया आपको रूल का, इस तरीके के बहुत सारे रूल्स हैं वहां पे। तो वो हम पर्टिकुलरली बता ही नहीं सकते आपको किस फ्री जोन में जाना है। जैसे मैं कहता हूँ कि इब्जा एक फ्री जोन है, DMCC एक फ्री जोन है, मैदान एक फ्री जोन है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे को ये देखना पड़ता है कि किस फ्री जोन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और वो क्लाइंट के ऊपर हर जो फ्री जोन है हर किसी के अपने अपने रूल्स हैं। अपने अपने रूल्स एंड बायलॉज हैं। क्लाइंट अपनी एक्टिविटी बताता है, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, उस फ्री जोन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, बायलॉज हैं, उससे मैच करेंगे। अगर वो मैचिंग हो रही है और वो क्वालिफाइंग एक्टिविटी ऑफ इनकम बन रही है तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप फ्री जोन में जाओ, ताकि आपकी इनकम जो वहां से आए वो एग्जाम। फ्री जोन में सारी इनकम एग्जेम्प्ट है? नहीं, अगर आपकी क्वालिफाइंग एक्टिविटी वाली इनकम है तो। तो ये अदरवाइज आपको क्वालिफाइंग एक्टिविटी जो है, कैन वो यू वहाँ पे डिफाइंड है, सब डिफाइंड है कि ये एक्टिविटीज है हमारे फ्री जोन में जो क्वालिफाइंग बिजनेस एक्टिविटी है, और अगर आप इससे रिलेटेड कोई इनकम अर्न करते हो तो वो आपकी एग्जाम हो जाएगी फ्रॉम ये हम कॉर्पोरेट कहीं पे टैक्स। देख सकते हैं कि कौन कौन सी हाँ, free वहाँ zone पे में? सब मेंशन्ड है। हर फ्री जोन की अलग से वेबसाइट है, हर फ्री जोन की एक्टिविटीज, उसके रूल्स, बायलॉज, उसके ऑडिट के रूल्स, उसके टैक्सेशन के रूल्स, उसकी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूल्स, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड ऑन देयर वेबसाइट। Okay. How does VAT registration and compliance actually work in Dubai? अगर मेरे से कोई भी दुबई के वैट के बारे में पूछता है तो मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, सिंपलर, यूनिफॉर्म एंड लेस बर्डनसम। इसको सिंपली मैं बताता हूँ किस तरीके से। सिंगल रेट 5%, which is maintained by a single authority, फेडरेशन ऑफ टैक्स अथॉरिटी। उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न, सिंपल क्वार्टरली रिटर्न, 1 पेज रिटर्न, जिसके अंदर सिंपल 7 एमिरेट्स जो है उसमें आपने किस किस में कितना काम किया और कितना इनपुट आया और उसका बेनिफिट करके और टैक्स पे करके क्लियर करते हैं। पोर्टल इज वर्किंग सो फाइन। तो क्वार्टरली रिटर्न भरो, टाइम से रिटर्न भरो, कंप्लायंसेस को पूरा करो। वैट वहां पे सबसे इजी है। रिटर्न रजिस्ट्रेशन लेना इतना इजी है, आपने एक सिंपल एप्लीकेशन डाली FTA पोर्टल पे और आपका रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में। एवरीथिंग इज वेरी इजी। हर पेज पे आप जाओगे तो जो FTA पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन करते हुए वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पहले ही मांग लेता है। तो जब आप वैट रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अटैच होते हैं आपके एप्लीकेशन में, आपको कुछ करना ही नहीं। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इंडिया के जो GST सिस्टम है उससे जो है दुबई का वैट सिस्टम जो है वो फार बेटर है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया में आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो GST की, जिसके अंदर आपका 0, 5, 12, 18, 28, 40 इतने रेट्स हैं। आप पहले सेल्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसके बाद फिर परचेज की इंफॉर्मेशन को मैच कर रहे हो, उसके बाद फिर टैक्स पे करने के लिए अलग से रिटर्न फाइल कर रहे हो। आपको मंथली 3 रिटर्न फाइल करनी है। वहां पे करना क्या है, क्वार्टरली एक रिटर्न फाइल करनी है एंड यू आर फ्री फ्रॉम दैट। तो इंडिया के GST सिस्टम को दुबई के वैट सिस्टम से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जमीन आसमान का।
सपोज हम कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और एक वही कंपनी हम दुबई में भी सेटअप करना चाह रहे हैं, तो इसकी कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस रहेगा? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो दुबई है ना वो एंटरप्रेन्योर्स को अपनी तरफ खींचता है, हर किसी को दुबई में कंपनी बनानी है। पर लेकिन जब वो दोनों की कॉस्ट एनालिसिस की बात करता है ना, तो 90% कस्टमर्स जो है वो वैसे ही पीछे हट जाते हैं। वाई? मैं हमेशा दुबई के बारे में ये बोलता हूँ कि दुबई में तो सांस लेने के ही पैसे हैं। उसका कारण क्या है, अगर आपको इंडिया में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आपने फॉर्म फाइल किया, फॉर्म फाइल करके एक 40 से 50,000 में मेरे हिसाब से एक कंपनी इजीली इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जिसके अंदर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट असिस्टेंस तक भी आ जाता है। बट लेकिन अगर आप दुबई की बात करो तो वहाँ की जो लाइसेंस फीस जो है ना गवर्नमेंट की, वही एटलीस्ट 12 से 15,000 के बीच में है। मैं ये दिरहम की बात कर रहा हूँ, आईएनआर की बात नहीं कर रहा। तो 15,000 दिरहम अगर लाइसेंस फीस है एक साल की, तो वो आप इंडिया से कंपेरिजन कर लो, 4-4.5 लाख रुपए तो वही हो गया। उसके अलावा वहाँ का वीजा की कॉस्ट, वहाँ पे जो रेंट एग्रीमेंट होता है जिसको वहाँ पे इजारी कहा जाता है, उसकी कॉस्ट, वो सब मिला के एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का खर्चा ही है 5.5-6 लाख मिनिमम। और यहाँ पे अभी मैंने जो कंसल्टेंट है उसकी फीस तो डाली नहीं है। जो कंसल्टेंट लोकली जो तो 5,000 लेता कंसल्टेंट जो है होगा, वो हमारे लिए क्या करते हैं, मतलब व्हाई वी नीड अ कंसल्टेंट? कंसल्टेंट हमारी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे जो पोर्टल है जो बिजनेस सेटअप के, उस पर एप्लीकेशन डालने में हेल्प करता है। हमारी जो वीज़ा की एप्लीकेशन है वो फाइल करने में हेल्प करता है। हमारी जो वहाँ पे एमिरेट आईडी जो आती है उसमें हमारी हेल्प करता है। मेडिकल होता है वहाँ पे, बायोमेट्रिक होता है, उसमें हमारी हेल्प करता है। तो क्या है ना, वहाँ पे क्या है कि कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो सिर्फ आपको बिजनेस सेटअप की जानकारी देते हैं। हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग प्रॉपर आपकी जो कंपनी बनती है उसमें क्या कंप्लाइंस है और उसको किस तरीके से फॉलो करना है उसकी पूरी जानकारी देते हैं। दैट मीन्स दुबई में कंप्लाइंस कॉस्ट जो है एज कम्पेयर टू इंडिया वो ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है और इसी चक्कर में 90% लोग जो है वो बैकआउट कर जाते तो जैसे सपोज हमने इंडिया में जो हमारी कंपनी बनी हुई है वो कंपनी बना के छोड़ देते हैं, बहुत सारी कंपनीज मैंने देखी है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो उनके ऊपर जो आरओसी के चार्जेस हैं वो, और दुबई में क्या पेनल्टीज हैं। रहते बहुत हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है ये। इसमें सबसे पहले जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा वो क्या ऐड ऑन करना चाहूंगा, इंडिया में अगर आपने कंपनी बनाई और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आप कंटिन्यू करते रहो उसको, साल 2 साल 5 साल 10 साल, देयर इज नो प्रॉब्लम। मिल के रिटर्न फाइल करो, काम खत्म। बहुत सारी कंपनीज होती है सबके पास। दुबई में हर साल लाइसेंस रिन्यू होता है, तो आपको काम करो या मत करो, आपका साल का खर्चा फिक्स है। तो ये जो लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर आपने दुबई में कंपनी बनाई है तो आपको वो कंटिन्यू रखनी है, उसमें काम करना है, अदरवाइज आपकी कॉस्ट तो फिक्स है। अब रही बात पेनल्टीज की जो आप बात कर रहे हो, जैसे दुबई के बारे में हम जनरली सुनते हैं कि दुबई बड़ा स्ट्रिक्ट है। दुबई में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। दुबई में लाइसेंस मिलना फॉर ड्राइविंग बड़ा राइट। स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट जितनी स्ट्रिक्ट बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके ना, उतनी स्ट्रिक्ट टैक्सेशन कंप्लायंस को लेके भी है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ नहीं है। आपने कोई नई कंपनी बनाई, वहां पे रूल लिखा हुआ है कि आपको 90 डेज के अंदर अंदर कॉर्पोरेट टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना है। 91 डेज हो गए, आपकी 10,000 दिरहम की पेनल्टी है। 10,000 दिरहम? मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 2.5 लाख रुपए। तो बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज है। आजकल दुबई काम कर रहा है एएमएल कंप्लाइंसेस पे, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लाइंसेस, उस पे काम कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं, लोग वहां पे कंपनी बनाते हैं ये सोच के कि हम इधर पैसा करेंगे उधर पैसा करेंगे। अब एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लाइंसेस की मेल आती है और अगर आपने 30 डेज के अंदर उस कंप्लाइंसेस को कंप्लीट नहीं करा तो दे चार्ज 15,000 दिरहम एज अ पेनल्टी टू ऑल द कंपनीज? टू ऑल द कंपनी। नहीं, जो स्क्रूटनाइज हुई, जैसे अपने इंडिया में स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, तो वो ये इनका स्क्रूटनी करने का तरीका है, जिसमें ये 20-25-50 पॉइंटर्स भेजते हैं आपके पास, वो आप पूरा करो। उसके अंदर आप अपनी जो डायरेक्टर्स की डिटेल दो, एमओए दो, पैन्स दो, उसके अलावा आप अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ऑडिटेड वो उनको दो। वो सारी जो कंप्लाइंसेस है ना वो सब उसके अंदर डलता है, और अगर आपने नहीं किया तो देयर इज अ ह्यूज। तो ऐसा नहीं है कि दुबई इजी है, दुबई मुश्किल है काम करना, और कंप्लाइंसेस के मामले में दुबई बहुत टाइट है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वहाँ पर टैक्सेशन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई इज गुड,
बट कंप्लायंसेस अगर हम नहीं करते तो दे चार्ज हैवी बिल्कुल पेनल्टी। वो छोड़ेंगे नहीं आपको, वो पेनल्टी 100% लगाएंगे, नहीं तो फिर आप गए। अगर वो अपनी दुबई में कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो क्या कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं? सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक जो आज के टाइम में बिजनेसमैन करते हैं, वो ये सोचते हैं कि दुबई इज 100% टैक्स फ्री। तो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक यही है, दुबई 100% आज के टाइम में टैक्स फ्री नहीं है, वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है। तो कॉर्पोरेट टैक्स अब आ गया है, इंडिविजुअल जो है वो टैक्स फ्री है, बट लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स आ गया है 3,75,000 दिरहम से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 9% है। सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, जो फ्री जोन है उसको सेलेक्ट करने में मिस्टेक करते हैं। लोग कॉमनली क्या करते हैं कि जो फ्री जोन होता है, वो जो चीपेस्ट फ्री जोन होता है उसको चूज कर लेते हैं कंपनी बनाने के लिए, लेकिन जो कंसल्टेंट है उसकी जो प्रॉपर डिस्कशन उनसे उनका नहीं हो पाता, और उससे क्या होता है कि वो चीपेस्ट फ्री जोन में जाते हैं और वहां पे उनकी जो एक्टिविटी है वो मैच नहीं करती, जिसकी वजह से उनका बिजनेस रुक जाता है। तो जब वो बिजनेस अपना फ्री जोन में सेटअप कर रहा है, सपोज वो लाइसेंस ले रहा है, चीजें कर रहा है, तो उस टाइम पे वो नहीं चेक हो पा रहा। चेक करते हैं, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद करना चाहिए। लोगों की दिमाग में ये रहता है कि मेरे को चीपेस्ट फ्री जोन मिल जाए, चाहे एक्टिविटी मैच करे या ना करे, मेरी कंपनी वहां पे खुल जाए, तो उसमें आपका काम होता है। उसके अलावा एक जो मेन जो इशू आजकल जो आ रहा है, जो हम कंपनी में देख रहे हैं, पर्सनल और कंपनी दोनों के जो अकाउंट है, दोनों के जो ट्रांजेक्शन है, वो लोग कॉमन कर देते हैं। दैट मीन अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपेंस है तो कंपनी के अकाउंट से कर देंगे, कंपनी का अकाउंट से पर्सनल का खर्चा कर देंगे। तो उसका क्या? तो उसमें आज के टाइम में बैंक अकाउंट जो ओपन होता है आपका, वो फ्रीज होता है, वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं एएमएल कंप्लायंसेस को लेकर। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर लोग क्या करते हैं, मेनलैंड को इग्नोर कर देते हैं और फ्री जोन में अपनी कंपनी खोल लेते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी कंपनी फ्री जोन में है तो आपको मेनलैंड में काम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ती है। वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कोई कौन? भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अपना मेनलैंड में बेचना है या किसी कस्टमर को बेचना है, B2C काम करना है, तो आपको एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। तो वो हमें फ्री अलाउ जोन में करता है? कंपनी फ्री है, जोन वाले बायलॉज में ये है कि हम लोग वाया फ्री डिस्ट्रीब्यूटर। जोन कहता है कि आपको B2B काम करना है। अगर आपको दुबई की लोकल जनता को केटर करना है तो आपको एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, वो आपको हायर करना पड़ेगा, वो आपका मेनलैंड में देगा। बल्कि मेनलैंड में क्या होता है कि जब आपने कंपनी मेनलैंड में खोली तो आप जहां मर्जी काम, तो फ्री टू डू बिजनेस एनीवेयर इन इंडिया। तो सर जो कॉस्टिंग है फ्री जोन में अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना, और जो मेन लाइन में करते हैं, क्या दोनों की कॉस्ट सेम रहती है? कॉस्ट अलग अलग है, अलग अलग फ्री जोन्स की अलग अलग कॉस्टिंग है। किसी में लाइसेंस फीस 10,000 है, किसी में लाइसेंस फीस 12,000 है, किसी में 15,000 है। तो वो अलग अलग उनके बायलॉज में लिखी हुई है कि उनकी लाइसेंस फीस कितनी है। और मेनलैंड में भी जो मेजर कॉस्ट है वो लाइसेंस फीस की है। तो कॉस्टिंग दुबई में कंपैरिजन आपको करनी पड़ती है अलग अलग फ्री जोन के हिसाब से, या मेनलैंड में आपको जहां भी कंपनी बनानी है तो वो कॉस्टिंग अलग ही होती है, डिफरेंट। ओके। अगर सपोज आपको कोई बिजनेसमैन जो कि अपना दुबई में सेटअप स्टार्ट करना चाह रहा है, वो आपको अगर सुन रहा है, तो आप उसको बताएंगे कि किस तरह से उसका स्टेप बाय स्टेप, उसको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे कि उसको फर्स्ट क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है, सो दैट कि वो अपना जो बिजनेस सेटअप है वो इजिली कर सके वहाँ पर। देखो, इसका जवाब मैं आपको स्टार्टिंग करूंगा कंसल्टेंट से। आपको अगर दुबई में कंपनी ओपन करनी है या कोई स्टार्टअप ओपन करना है तो सबसे पहले यू नीड अ गुड कंसल्टेंट, वेदर कंसल्टेंट इज फ्रॉम इंडिया, वेदर कंसल्टेंट इज फ्रॉम दुबई। आपको एक गुड कंसल्टेंट की जरूरत है जो आपको एक रोड मैप देगा कि आपको अब लाइसेंस लेना है, अब आपको वीजा लगवाना है, अब आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना है, वहां पे जारी कहा जाता है, अब आपको मेडिकल और बायोमेट्रिक करना है, उसके बाद अब आपको कॉर्पोरेट टैक्स करना है। तो वो स्टेप्स सारे आपको बताएगा। दुबई में क्या प्रॉब्लम है, वहां पे ना आपको हर जगह पे एक कंसल्टेंट मिल जाएगा, वो आपकी कंपनी खोल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद आपसे हर स्टेप पे पैसा मांगेगा। तो हमें किस तरह से कौन सा कंसल्टेंट कैसे चूज करे, वो कैसे पता लगेगा? वो तो देखो मार्केट रिसर्च है,
मार्केट में किस तरीके के कंसल्टेंट क्या चल रहे हैं, सबकी अपनी मार्केट है, सबका अपना वेबसाइट है, सबका अपने कस्टमर्स है, सबका अपना एक नाम है, वो आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, उसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। या आपके कोई अगर स्टार्टअप कर रहा है तो उनके जानने वाले इतने होते हैं, जो उनकी वहाँ पे कंपनीज होती हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है अपने कंसल्टेंट के साथ। कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी फर्म को चूज करना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले उसको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी वहाँ पर, अगर इफ दे वांट टू स्टार्ट अप देयर बिजनेस। ओके, एक मैंने सुना है कि वहाँ पर बैंक अकाउंट जो है ओपन कराना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। देखो वहाँ तो पे ना इस 2 तरीके के बैंक चलते हैं, एक तो चलता है फिजिकल बैंक, एक चलता है ऑनलाइन बैंक। तो दुबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ना रूल्स और बायलॉज ना ओवर द नाइट चेंज हो जाते हैं। जब हम अपनी कंपनी खोलने गए दुबई आज से 2 साल पहले, वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ कि हमने वायो बैंक है वहाँ पे, वायो बैंक ऑनलाइन बैंक है, हमने वहाँ पे इजीली अकाउंट खुलवाया और हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो आजकल हम उनका काम कर रहे हैं, वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गए हुए हैं, उनको उसी बैंक में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उन्होंने रूल्स और बायलॉज ही चेंज कर दिए रातों रात। तो ऐसा अब क्यों उनको, होता है? जब हम कंपनी में वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट इतना स्ट्रेटेजिक रूल्स को चेंज करती है रातों रात, क्यों? क्योंकि अभी क्या है ना, सारे रूल्स रेगुलेशन लॉ सब कुछ नया आ रहा है दुबई में, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं, गलतियां करके सीख रहे हैं या काम करने के बाद सीख रहे हैं, उसके बाद चेंज कर रहे हैं। तो वो रातों रात चीज चेंज कर देते हैं। जब हमने बैंक अकाउंट खुलवाया तो हमारे को किसी भी लोकल बंदे की वहां पे जरूरत नहीं थी, लेकिन आज वही बैंक अगर किसी और का बैंक अकाउंट खोल रहा है तो वो कह रहा है कि मेरे को एनओसी भी चाहिए, मेरे को कोई लोकल एमिरेट, जो लोकल बंदा है उसकी एमिरेट आईडी भी चाहिए एज अ प्रूफ, मतलब मेरे को अब 100% गारंटी चाहिए। और उसके अलावा एएमएल कंप्लाइंसेस, क्यों? ये सारी जो सब चीज जो घूम के आ रही है ना, वो एएमएल कंप्लाइंसेस से आ रही है बैंक अकाउंट में। जैसे ही आपने वहां पे एएमएल कंप्लाइंसेस करे, अगर वो आपके कंप्लीट नहीं हो तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है 2 मिनट में। ओके, दैट 2 मीन्स मिनट में बैंकिंग करना इज अ वेरी बैंकिंग, बिग हाँ, टास्क। बैंक को संभालना दुबई में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लाइंस कंप्लीट होने चाहिए। एक आपके जो पिछला आपने जो अभी मेरे से एक सवाल पूछा था कि व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस, उसमें एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। लोगों को लगता है कि वहां पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लोगों को लगता है वहां पे कोई लॉ नहीं है। दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स की कंप्लाइंस, वैट की कंप्लाइंस और ऑडिट की कंप्लाइंस करना मैंडेटरी है। फ्री जोन्स के अपने रूल है, ऑडिट कंप्लाइंस के अपनी लिमिटेशंस है, और मेन लैंड में मैंडेटरी है, तो आपको ऑडिट कराना ही कराना है। तो फ्री जोन में हमें ऑडिट मैंडेटरी नहीं है? उनके रूल्स हैं, मैंडेटरी है लेकिन उनके रूल्स अलग कुछ है कि इतनी कुछ एक्सेप्शन? टर्नओवर पे बेस्ड है, कुछ प्रॉफिट बेस्ड है, कुछ पीरियड बेस्ड है कि इतने साल बाद आप कराना मैंडेटरी है। लेकिन वो भी जब बीच में एएमएल कंप्लाइंस या उनका भी अगर केस रुकना ही रुकता है तो वो भी कराते हैं। करवाना पड़ता है, आपके लिए मैंडेटरी है वो कंप्लाइंस ओके, मेन लाइन में यू हैव टू डू ऑडिट। मैंडेटरी। सर, आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स और जो वेट रिटर्न्स हैं, उसकी क्या क्या टाइम लिमिट्स होती है, उसके रजिस्ट्रेशन कब कब रिक्वायर्ड होते हैं, और क्या क्या टाइम लिमिट्स है रिटर्न फाइलिंग की? देखो जो मैं अभी पहले भी हमारे इस बारे में डिस्कशन हुआ है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, ठीक है? वेरी स्टार्टिंग हाँ, स्टार्टिंग से जैसे ही आपकी कंपनी बनती है आपको विद इन 90 डेज कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। आपकी इनकम टैक्सेबल हो या ना हो, बट लेकिन आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट वहाँ पे मैंडेटरी है। ओके। अब कॉर्पोरेट टैक्स जब आप लेते हो तो उस टाइम पे आपको फर्स्ट कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड जो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है वो फर्स्ट कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड आप 18 मंथ का सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको वो ईयरली रखना है। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको वहां पे कैलेंडर ईयर रखना है या फाइनेंशियल ईयर रखना है। जैसे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर मैंडेटरी है, अप्रैल से मार्च ही चलता है, वहां पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कराया तो उनकी कंपनी मई में बनी थी, तो मैंने उनको बोला सर अप्रैल से ले लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की जो पीरियड है वो अप्रैल से और मार्च रख लेते हैं, क्योंकि वही क्लोजिंग करने की हमारे को इंडिया में आदत है और आपको भी आदत है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला नहीं आप ना 1 जून से करो मेरा, क्यों? क्योंकि जैसे ही अगले साल मार्च आएगा आप मेरी फाइलिंग के लिए मेरे को फोर्स करने लग जाओगे, मुझे 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यही ब्यूटी है वहां की कि आपको कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब रहती है फाइलिंग की बात।
फाइलिंग कॉर्पोरेट टैक्स की जो है वो है 9 मंथ का टाइम। जैसे ही आपका फर्स्ट कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड खत्म होता है उसके बाद आपको 9 महीने का टाइम मिलता है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो अगर मैंने मेरा अप्रैल से लेके मार्च तक का कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड है तो मेरी जो डेट है फॉर फाइलिंग ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न इज 31 दिसंबर 9। अब आता हूँ वैट पे। अगर हम उसके बियॉन्ड फाइल करते हैं सर, पेनल्टी, हैवी पेनल्टी 10,000 दिरहम ओके, कोई एंड टाइम बाउंड? मूव अप टू 50,000 दिरहम। ओके, अब वहां की गवर्नमेंट के ऊपर बात है कि वो अगर कोई डेट बढ़ा दे या कुछ हो तो वो एक अलग सिनारियो है। और कमिंग बैक टू द वैट पॉइंट, वैट में इन लोगों ने 2 तरीके की थ्रेशोल्ड लिमिट कर रखी है। 3,75,000 दिरहम पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और उसका हाफ 1,87,500 पे वॉलंटरली यू कैन टेक द वैट रजिस्ट्रेशन। रेट ऑफ वैट जो है वो 5% है, कॉर्पोरेट टैक्स 9% था और रेट ऑफ टैक्स है वो 5% है। रिटर्न वहां पे जानी है क्वार्टरली। तो जैसे इंडिया में क्या होता है कि आपको जीएसटी की रिटर्न मंथली क्वार्टरली भी फाइल करनी है, उसके बाद साल में एक एनुअल रिटर्न भी जाती है, एक जीएसटी ऑडिट भी जाती है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा क्वार्टरली वैट की रिटर्न फाइल करनी है। एक पेज की सिंपल वैट की रिटर्न है, उसमें आपको इनपुट लेना है, अपने आउटपुट की इंफॉर्मेशन देनी है और बैलेंस टैक्स पे करके फ्री हो जाना है। वैट की रिटर्न की फाइलिंग डेडलाइन जो होती है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, उसके बाद आपको 30 डेज मिलते हैं। दैट मीन अगर मेरा अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर है तो मेरी डेडलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर वैट रिटर्न इज 30th ऑफ जुलाई। तो 30 डेज उसमें मिलते हैं। तो उसमें कोई ग्रेस पीरियड कुछ नहीं, नो ग्रेस पीरियड। दुबई इस मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है, डेडलाइंस को फॉलो करता है, उसके बाद से आपकी हैवी पेनल्टी लगनी शुरू है। ओके, तो वहाँ पर कोई एमनेस्टी स्कीम लाइक जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाती है कि अगर आपने इतना टैक्स नहीं पे किया या इतना आपकी पेनल्टीज है तो आप इतनी पेनल्टी कम पे करके अपने आप को एग्जाम कर लेते हैं। अभी वो एमएनएसटी स्कीम वाला सिस्टम अभी वहां पे नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में ना टैक्सेशन बहुत सालों से चल रहे हैं, तो लोगों की लिटिगेशन बहुत चल रही हैं, तो लोगों को लिटिगेशन से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट एमएनएसटी स्कीम्स लेके आती है कि इतना पे करो, 10% पे करो, 20% पे करो और सारी लिटिगेशन कंप्लीट करो। वैट को आए हुए कितना टाइम हुआ है, वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स को आए कितना टाइम हुआ है, 4-5 साल से वैट चल रहा है और 2-3 साल से कॉर्पोरेट टैक्स चल रहा है, इतनी लिटिगेशन ही नहीं है, तो अभी देयर इज नो स्कोप ऑफ एमएनएसटी स्कीम। सर ऑडिट की क्या टाइम लिमिटेशन रहती है, मतलब कि जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो उसके कितने टाइम बाद आप ऑडिट करा सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, मैंने अभी पहले ही बताया था आपको। फ्री जोन जो है उन सबके अपने बाय लॉज हैं। कोई फ्री जोन कहता है कि आपको आपका टैक्स पीरियड खत्म होने के 30 डेज के अंदर ऑडिट कराना है, कोई कहता है 6 महीने के अंदर कराना है, कोई कहता है 3 मंथ्स के अंदर कराना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऑडिट कराना मैंडेटरी है, बट टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू द फ्री जोन, अकॉर्डिंग टू द मेनलैंड रूल्स। तो मेनलैंड में भी हर मेनलैंड का अपना अलग अलग रूल नहीं, है? मेनलैंड तो एक ही है, मेनलैंड ऐसा कुछ नहीं होता, मेनलैंड में 90 डेज कराएंगे। उसमें 90 डेज के अंदर अंदर आपको ऑडिट फाइल कराना होता है। ओके सर, इफ यू वांट टू सेट अप योर ओन बिजनेस देयर अदर देन द कंसल्टिंग, तो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू चूज एंड व्हाई? देखो मेरी नज़र में ना दुबई में इस टाइम पे 2 इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर बहुत स्कोप है। पहली इंडस्ट्री तो है ई कॉमर्स। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जो भी अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या अपनी वेबसाइट बना के आपको कोई भी बिजनेस करने में हेल्प मिलती है। जैसे लोग बहुत सारे हैं, हमारे क्लाइंट हैं, वो हमारे से आके पूछते हैं कि भाई हमारे को दुबई में सेटअप करना है, दुबई में कंपनी बनानी है, बट लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि उनको वहाँ बेचना क्या है। वो इंडिया में अच्छा कर रहे हैं, दे आर वेल डूइंग इन इंडिया, बट लेकिन बाहर वो हमसे ये पूछता है कि मैं क्या बेचूं। तो मैं कहता हूँ कि जिसका किसी भी पर्सन का या किसी भी कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन बिक सकता है, तो सबसे पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाला काम करना चाहिए वहाँ पे, पहला काम तो ये। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दुबई 2 चीज़ों पे आज के टाइम में डिपेंडेंट है। एक तो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो बना रहा है, ठीक है, और दूसरा टूरिज्म। ये दोनों इनकम दुबई को आज के टाइम में चला रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इतना बेस्ट है, दे हैव वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स, दे हैव वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंगें जो हम भारत में सोच भी नहीं सकते कि
6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में बनेगी, वहाँ 6 महीने में खड़ी हो जाती है। तो तो उसमें आप कैसे मतलब चूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है? जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस चल रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम बहुत हो सकता है। आज के टाइम में अगर एक बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें बिल्डिंग मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट है, उसमें स्टील की भी रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर आयरन की भी रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर कारपेट्स की भी रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर सीमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। एक बिल्डिंग बनने के लिए आपको 100 लोगों की जरूरत है, 100 बिजनेस की जरूरत है, और हर दूसरी जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है और दे आर एक्सपेंडिंग मोर। तो ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अगर आप निकालो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा चल सकता ग्रो करेगा। है, वो ग्रोथ करेगा। तो आप मतलब चूज करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हाँ, आप। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, कोई भी वहाँ पे जाए और वहाँ पे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पे या तो कोई प्रोडक्ट सेल करे अगर आपका प्रोडक्ट वैसा है, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को तो मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। वहाँ पे रेट्स, प्रॉपर्टीज के रेट अगर आप देखोगे तो इतने बढ़ रहे हैं, इतना मार्जिन है लोगों के पास काम करने का, काम करने वाला होना चाहिए। दुबई में हर चीज बिकती है। एक जो मैं बिजनेस देख रहा हूँ वहाँ पे, एयर कंडीशनिंग और कैब्स। ऐसे बहुत सारे मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, दुबई में कैब्स का बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे। जैसे कैब्स मतलब किस तरह की? ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कैब जो चलती है वहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और वहाँ पे चला रहे हैं गाड़ी, सर टैक्सीज। लेकिन दुबई में तो मैंने सुना है कि जो लाइसेंस लेना है दुबई में, लाइसेंस बहुत मुश्किल से। देखो, लाइसेंस लेना और गाड़ी लेने में फर्क है। अगर आप वहाँ पे जाके गाड़ी ले रहे हो तो आपको वो गाड़ी दे रहे हैं, वो आपको लाइसेंस नहीं दे रहे, गाड़ी तो दे ही देंगे। आप अगर अपनी कंपनी के नाम पे लाइसेंस वो गाड़ी लेते हो तो गाड़ी दे ही देंगे। ड्राइवर तो आपको वहाँ का लोकल ही चाहिएगा ना, तो ड्राइवर तो आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा गाड़ी चलाने के लिए आपकी। तो इसीलिए कैब्स का बिजनेस भी दुबई में इस टाइम बहुत ज्यादा मतलब अच्छा चल रहा है जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, लाइक मेट्रो और बसेस, वो दिन पे दिन अब वहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनता बढ़ती जा रही है, तो उसमें रश है। फिर अ, गर्मी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपको वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पे कैब्स। और अच्छा फेयर है कैब्स का वहाँ पे, तो इसीलिए कैब्स के बिजनेस को भी मैं प्रमोट मतलब मैं बताता हूँ कि कोई कैब का बिजनेस भी कर सकता है। और ऐसे लोग हैं भी वहाँ पे हमारे जानने वाले जो कैब का बिजनेस कर रहे हैं। So they are doing well. They are doing well. सर मेजरली we covered all the topic. तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ जनरल सजेशन देना चाहेंगे रिगार्डिंग दुबई? जो मेरा मेन सजेशन है जो मैं जनरली सबको देता हूँ, वो ये है कि वहाँ पे जाने से पहले आपकी जो वर्किंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और जो आपका कंसल्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी दुबई में सेटअप पे। तो चूज योर कंसल्टेंट वाइजली, जो आपको अच्छा सजेशन दे, आपके सारे कंप्लाइंस जो हैं वो ऑन टाइमली बेसिस कंप्लीट कराएं, ड्यूरिंग योर सेटअप आपको परेशान ना करें। एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि जब आप कंपनी बनाने जाते हैं तो आपको वहाँ विजिट करनी पड़ती है। तो जब वो विजिट आप करते हो तो आप नॉर्मल वीज़ा पे जाते हो, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपको आपका जो रेजिडेंट वीज़ा है उसका प्रोसेस शुरू होता है, जो 2 या 3 दिन में हो जाना चाहिए। पर कई बार कंसल्टेंट की गलती से वो 5-5, 7-7, 10-10 दिन भी खिंच जाता है। तो हाउ वी चूज द कंसल्टेंट? कंसल्टेंट तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आप चूज कर सकते हैं। तो वो जो 10 दिन खिंचते हैं उसमें जो 7 दिन की जो कॉस्ट आपकी लगती है वो बहुत लग जाती है। आपकी कंपनी बनाने की आधी कॉस्ट ना वो 7 दिन में लग जाती है। तो कंसल्टेंट वहाँ के जो है ना, उनकी जो मेंटेलिटी है ना, वहाँ पे सब बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जिनका डेली बेसिस पे जो डेली वेजेस वाला इनकम होता है ना, वो कमाने का टारगेट होता है। तो उनसे बचना है, जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं उनसे बचना है। हर चौथा बंदा वहाँ पे बोल देगा आपकी कंपनी बनवा देगा, हर चौथा बंदा वहाँ पे बोल देगा कि आपके कंप्लाइंस करा देगा। तो आपको जो अपना कंसल्टेंट है वो आपको वाइजली चूज करना है, जो भरोसेमंद भी हो, जिसका मार्केट में नाम भी हो, और जो काम भी कर रहा हो, थोड़ा सा रिसर्च करके आपको चूज करना चाहिए। यही मेरा सजेशन है टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, टू ऑल द
businessmen who wanted to go Dubai or a globe or to set up their company in Dubai. Thank you. Thank you everyone for watching this episode. I would like to thank C. Ashish Goyal for his insight on Dubai. If you found this episode valuable, please like and share your thoughts in comment. Thank you.